अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद सफ़ीउल्लाह। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रज़ा टोडी साहब, जो हैं सेक्रेटरी PHMA के, जो है पाकिस्तान हौज़री मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन। सर ज़रा इसका भी बैकग्राउंड दे दें, अपना भी बैकग्राउंड दे दें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरा नाम सुहेल रज़ा डोडी और मैं सेक्रेटरी पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन सियालकोट ऑफिस में हूँ। ये एक गवर्नमेंट अप्रूव ट्रेड बॉडी है जो कि पाकिस्तान में सेंट्रल ऑफिस जो है वो है कराची में, इसके बाद जोनल ऑफिस लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट में है। इसका बैकग्राउंड ऐसे है कि जी सबसे पहले तो एसोसिएशन जो हैं वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी सेक्टर वाइज जो है ट्रेड बॉडीज़ होनी चाहिए जो कि अपने सेक्टर्स को और उसके जो इंडस्ट्रीज हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, मैनुफैक्चरर्स हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो उसके तहत पाकिस्तान में बहुत सारी एसोसिएशंस बनी, जिसमें 1960 में ये पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन का क़याम हुआ और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है ना ये काम कर रही होती है। पूरे पाकिस्तान में हमारे मोर देन 3000 मेंबर्स हैं जो कि एक्सपोर्टर और मैनुफैक्चरर्स हैं, और पाकिस्तान सियालकोट में 300 के करीब मेंबर हैं। सर माशाल्लाह, जैसे अगर हम बात करें, आपने कहा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? देखिए, एसोसिएशन का बेसिकली तो काम ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो हमारी इंडस्ट्री है उसके तमाम तर इशूज़ जो हैं वो गवर्नमेंट तक लेके जाने और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना। आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान ये एक ब्रिज का काम करते हैं। हम लोग गवर्नमेंट से जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो हम लोग अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हमारे मेंबर्स को फेस हो रही होती हैं वो हम गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं और वो सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सर इन द रिसेंट ईयर्स जैसे अब इंडस्ट्री चेंज हो रही है, तो क्या मेजर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं या बार बार रिपीट होती हैं आपके सामने हौजरी की इंडस्ट्री में? सिर्फ हौजरी नहीं, बेसिकली पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट सेम वाली इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इशू है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है बहुत सारे टैक्सेस के फंड्स का इशू सबसे ज़्यादा है। लिक्विडिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्री के पास। ठीक है, बहुत सारे सेल टैक्स के फंड्स हैं, बहुत सारे DLTL के फंड्स हैं, इस तरह के फंड्स जो हैं वो होल्ड पे हैं जो कि फंड नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा चैलेंजेस जो हैं उसकी बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री को क्वालिटी को मेंटेन करना और इनोवेशन, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लेबर जो है वो इतनी स्किल्ड लेबर नहीं है, शॉर्टेज है स्किल्ड लेबर की, और जहाँ पे आप समझते हैं जानते हैं कि लेबर स्किल्ड लेबर नहीं होगी वहाँ पे क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। जैसे हम बात आपने की स्किल्ड लेबर की, तो सर ये लेबर को स्किल्ड बनाना या लेबर को ट्रेनिंग देना, ये इंडस्ट्री का काम है, यूनिवर्सिटीज़ का काम है या किसका काम है? देखिए, ये कंबाइन एफर्ट है, ये कंबाइन एफर्ट है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री भी ज़ाहिर रा लोगों को ले के उनको ट्रेन नहीं कर सकती। ठीक है, एकेडमिया जो है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लेबर तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो ऑफिशियल काम के लिए मैनेजमेंट सुपरवाइजर्स तो प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन लेबर नहीं कर सकती। लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लेबर को ट्रेन करते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम लोग जो कि एज अ नेशन अपने पहली तो बात यह है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनकी कोशिश होती है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। सबसे पहला इशू जो ये आ रहा है कि जो पाकिस्तान में किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकते वो एज अ लेबर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जो लोग पढ़ जाते हैं वो एज अ लेबर इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं करते। जो हमारे पास लिमिटेड लेबर है, जो लिमिटेड लोग हैं एज अ लेबर, उनमें से भी 50 के अराउंड बोर्ड जो हैं वो स्किल्ड है, बाकी नॉन स्किल्ड है, और उनकी स्किल की डेवलपमेंट के लिए कंबाइन एफर्ट्स की ज़रूरत है, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। सर इसी के साथ अगर हमने क्वालिटी की बात की, क्वालिटी के साथ साथ आजकल जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी पुश कर रहे हैं। अगर हम यूरोप की बात करें, वो नेट ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं और रिसाइक्लेबल कंटेंट की बात करते हैं। ऐसे USA की मार्केट भी अब इस तरफ पुश कर रही है, तो हमारी इंडस्ट्री इस चीज़ को कैसे देख रही है?
ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाले वक्त में 2027 में आई थिंक जो यूरोपियन मार्केट है वो तो बिल्कुल हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे एक्सपोर्ट करना। पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री जो कि डेवलप्ड इंडस्ट्री है वो तो ऑलरेडी इस पे काम स्टार्ट कर चुकी है। बहुत सारे लोगों ने अपने ये जो है क्या कहेंगे इसको, सर्टिफिकेशन वगैरह ये सारा कुछ जो है वो कर लिया है या करने के प्रोसेस में शामिल है। लेकिन हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है। उनको बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए। सर जैसे हम 2027 में आपने कहा है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी यूरोप की इंडस्ट्री, तो हम इसको केटर करने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री को क्या स्टेप्स लेने चाहिए आपके ख्याल से? देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री को जब तक गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी, कॉटेज इंडस्ट्री जो इटसेल्फ कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर तरीके से उन्हें फैसिलिटेट करे, उन्हें अपग्रेड करे और उनके कम से कम जो उनकी उनकी जो लिक्विडिटी है उसको होल्ड नहीं करे, उनके फंड उनको दे, वक्त पे फंड रिलीज़ करे, ताकि वो पहले कुछ अर्सा पहले यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से एक सब्सिडी देनी शुरू कर दी। सब्सिडी तो नहीं कहेंगे, एक फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया इन टर्म्स ऑफ कैश। उससे हो क्या रहा था कि आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट थी उसका 6% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे दे रही थी कि आप ये अमाउंट, स्पेसिफिकली अमाउंट आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाएं। वो काफ़ी अर्सा पहले वो जो स्कीम थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद ड्यूटी ड्रॉबैक आ गया, DLTL आ गया, उसके फंड्स भी बहुत सारे फंड्स जो हैं वो होल्ड पे हैं, फंड नहीं मिल रहे, सेल टैक्स के फंड नहीं मिल रहे। जब तक हमारे इंडस्ट्री के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, तब तक ये अपने आप को अपग्रेड कर नहीं सकेंगे। बिल्कुल, इस बात में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सर इसी के साथ एक रिसर्च का फैक्टर आपने बताया कि R&D के लिए वो लोग को गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही थी, तो एज ए इंडिविजुअल, एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई R&D करता है तो वो उसकी ग्रोथ में और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो R&D के ऊपर फोकस नहीं करती, क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। देखिए, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट पे रिसर्च नहीं है, जब तक आपको डिमांड का नहीं पता चलेगा। रिसर्च में ये भी तो आता है ना कि दुनिया में इस वक्त कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास रिसर्च नहीं होगी तब तक आप ना वो प्रोडक्ट डेवलप कर सकेंगे, ना मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे। इसलिए जो कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती हैं वो लाजमन और 100% वो उन कंपनी से आगे हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम नहीं कर रही। और जो वक्त इस वक्त चल रहा है और आने वाला वक्त बहुत टफ है उन कंपनीज के लिए जो R&D पे काम नहीं कर रहे। वो मेरा नहीं ख्याल कि वो मार्केट में एग्जिस्ट करेंगे अगर वो R&D पे काम नहीं करते। सर इससे मार्केट एग्जिस्टेंस के साथ साथ इसके अलावा हमारे अपने लिए भी तो हमें करनी चाहिए ना R&D। हमारी जो कमिंग जनरेशन हैं, अगर हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते रहे, जैसे हमने अपना पानी सारा पोल्यूट कर लिया है, हमने अपनी एयर तबाह कर ली है, तो अगर हम R&D इसको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करते तो क्या आपको नहीं लगता ये मसले ज़रा कंट्रोल्ड वे में या कम होते हैं इनसे? नहीं, बिल्कुल कम होते हैं। अगर हम लोग देखें, जो नई जनरेशन आ रही है वो तो काम कर रही है उस पर, काफ़ी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल वे में ही अपना बिजनेस चलाई जा रहे हैं, उनको इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है कि आने वाला वक्त कितना मुश्किल है। और उसके लिए उनको अपग्रेड करना, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अवेयरनेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि R&D है क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सबसे पहले हमें उन्हें बताना है। और मेरा नहीं ख्याल कि जब सारे इससे अवेयर हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीछे रहेगा। सर आप भी ज़रा, आपके नज़दीक रिसर्च क्या है? रिसर्च वो चीज़ है जी, देखें कुरान में भी बड़ा क्लियरली अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई बात उस वक्त तक आगे ना फैलाओ जब तक आपको उसकी तहकीक ना करें। तहकीक का तो अल्लाह ताला हमें हुक्म करता है, और तहकीक यही है कि आप हर चीज़ में तहकीक करें। ये नहीं है कि सिर्फ वही बात है कि अल्लाह ने तो एक रेफरेंस दिया कि बात को आगे ना पहुँचाओ, तो बात की जगह पे प्रोडक्ट भी तो आगे ना पहुँचाओ। आपको पता ही नहीं है कि आपका कपड़ा क्या बन रहा है, आपका जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो कितनी हार्मफुल है यूज़र के लिए, ठीक है, या ये मार्केट में कितने देर रहेगी और बाद में इसको कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, तो फिर क्या इसका मतलब है कि आप तो फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहे मार्केट में। तो रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर इसी के साथ हमने जब एकेडमिया से बात की
तो वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ मिलने को तैयार नहीं, मतलब हम उनको बताना चाहते हैं कि अब ये चीज़ें ऐसे डील करें, हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें उस तरह वैल्यू नहीं करते या हमारी बात को वैल्यू नहीं करते। नहीं, देखिए मिक्स है कल्चर यहाँ का, सियालकोट का। ऐसी भी बात नहीं है कि जी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अकेडमिया के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। बहुत सारी इंडस्ट्री और अकेडमिया मिलकर काम कर रहे हैं, MOU साइन हुए हैं, हमारा खुद यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि आपको पता है कि सियालकोट जो है वो SMEs का सिटी है, ठीक है। जो स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं उनको तो सुबह से शाम तक और थ्रू आउट द वीक उन्हें तो अपने प्रोडक्शन काम से ही वक्त नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये चैलेंज है ऑर्डर्स को लेना। सबसे बड़ी तो बात है कस्टमर्स को एक्वायर करना, ऑर्डर्स लेना, उसके बाद फिर प्रोडक्शन शुरू होती है, क्वालिटी, फिर सारा कुछ इनोवेशन बाद की बात है। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो तो अभी इस कोशिश में लगे हैं कि उन्हें बिजनेस मिले मार्केट, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब वो उसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं और वो जाके एकेडमिया के साथ उस लेवल पे काम नहीं कर सकते जितने एक डेवलप्ड कंपनी कर सकती है। ये फ़र्क है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है कि जी हमारी जो इंडस्ट्री है वो एकेडमिया के साथ मिलकर काम नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। और एकेडमिया का अपना रोल है, वो बिल्कुल अपग्रेड करती है, सेशंस भी कराती है, और हमारी इंडस्ट्री को जहाँ भी ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात एकेडमिया नहीं सपोर्ट कर पाती, बाज़ औक़ात हमारे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो नहीं कर पाते। दोनों तरफ से ये हिसाब है। सर आप कोई इस टाइम को प्रोजेक्ट चल रहा हो किसी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी इंडस्ट्री का आपको पता हो जो काफ़ी कामयाब चल रहा हो, उसके? बहुत सारे हैं। सियालकोट यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। और ऑरिक के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ चल रहे हैं, टेप्टा के साथ चल रहे हैं। इसके बाद हमारा अपना एक इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान हाउजरी एसोसिएशन का, PKTI के नाम से, पाकिस्तान लिटरेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनके साथ हम लोग कर रहे हैं। असल में दो चीज़ों पे काम ज़्यादा हो रहा है। एक तो स्किल्ड लेबर पे कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जी जो ऐसे बच्चे जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए उन्हें हम स्किल दे रहे होते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। तो ये मिक्स चल रहा है, हर एक के साथ चल रहा है। सर आपका कोई छोटा सा पैगाम हमारी न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि रिसर्च और सस्टेनेबिलिटी को साथ लेके चलना कितना जरूरी है? देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है आजकल, वो लोग जिन्होंने अभी डेवलप नहीं हुए, जो अभी स्टार्ट में हैं, अगर वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे तो मेरा ये याद कि अगले 2-3 साल में वो इस मार्केट में एग्जिस्ट कर सकेंगे। करना क्या पड़ेगा हम लोगों को कंबाइन एफर्ट्स करनी है। हम लोगों को जो डेवलप्ड हैं और जो अंडर डेवलपमेंट हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट है, इन सबको मिल के काम करना है। अपना नॉलेज आगे शेयर करना है। जिसके पास नॉलेज है वो आगे शेयर करे, जिसको नॉलेज चाहिए वो रिक्वायर करे, वो पूछे मार्केट में। अगर ये सिलसिला स्टार्ट हो जाता है हमारे मुल्क में तो मेरा नहीं याद अगले 2-3 साल में हम लोग एक अच्छी इंडस्ट्री को प्रोड्यूस कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके बात। थैंक यू।